हेलो स्टूडेंट, मैं तारा भारती। वेलकम टू तारा भारती क्लासेस। आज की क्लास एसएसटी को लेकर होने वाली है। सीबीएसई 10th क्लास बोर्ड के एग्जामिनेशन में एसएसटी को यानी कि सामाजिक विज्ञान को कितने वेटेज दिए जाने हैं, किस यूनिट को कितने मार्क्स दिए जाने हैं, इससे संबंधित जानकारियों का अध्ययन करेंगे हम यहाँ पर। आइए चलते हैं क्लास की ओर। हम अपनी क्लास को कंटिन्यू रखते हैं और ये जानते हैं कि एसएसटी के सब्जेक्ट में हमें किस यूनिट से कितने मार्क्स दिए जाएंगे और पूरा का पूरा प्रश्न पत्र कितने नंबरों का होने वाला है। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है, दैट मीन्स यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि टोटल मार्क आपके जो है वो 80 के होने वाले हैं। आपके इस विषय के प्रश्न पत्र में टोटल मार्क्स यानी संपूर्ण पूर्णांक जो होगा वो 80 का होगा। यूनिट डिवीजन जो है वो 4 सेक्शंस में किए जाएंगे। आपके 10वीं की 4 किताबें हैं, यानी 10th में आपने 4 किताबों की स्टडी की होगी। पहला जो है वो आपका इतिहास है, दूसरा आपका ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र और इकोनॉमिक्स दैट मीन्स अर्थशास्त्र। इन सभी के क्वेश्चंस आपको किए जाएंगे। आपका प्रश्न पत्र 4 भागों में बटा होगा, यानी 4 सेक्शंस में डिवाइड होंगे। ये 4 सेक्शंस आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होने वाले हैं, दैट मीन्स हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के। इनमें से हर एक को, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है कि हर एक को, हिस्ट्री को 20 मार्क्स दिए जाते हैं, ज्योग्राफी को 20 मार्क्स दिए जाते हैं, वहीं पे पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स को भी 20 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। बातें यहीं तक खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि इकोनॉमिक्स, पोल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये सारे सब्जेक्ट अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखने वाले सब्जेक्ट हैं। अगर आप एग्जामिनेशंस में अच्छा क्वालिफिकेशन रखना चाहते हो, अच्छे मार्क्स को गेन करना चाहते हो, तो ये जरूरी है कि आप अपनी बहुमुखी प्रतिभा हर एक विषय में दिखाइए, यानी कि साइंस, मैथ्स, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी सभी में नंबरों को समुचित रूप से प्राप्त करना या सही अनुपात में प्राप्त करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रेड कभी भी कोई एक सब्जेक्ट से नहीं मिलता। हर एक सब्जेक्ट में एक फ्लुएंसी लाना जरूरी होता है, एक धारा प्रवाह लाना जरूरी होता है, ताकि आप सभी नंबरों में तालमेल बना सको और अच्छे ग्रेड को प्राप्त कर सको। इतनी जानकारी सिर्फ और सिर्फ वेटेज को लेकर थी कि हिस्ट्री में, पोल साइंस में, ज्योग्राफी में और इकोनॉमिक्स में आपको कितने नंबर दिए जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता के चलूंगी कि इन सभी विषयों के अंतर्गत वो कौन से अध्याय हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाने हैं और जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैपिंग किस प्रकार से होगी और किन किन विषयों से मैपिंग भी आएगी और कितने मार्क्स की आएगी, ये सारी चीजों की चर्चा हम करते हुए ये जानेंगे कि हम किस प्रकार से एसएसटी में अच्छे से अच्छे मार्क्स को और ग्रेड को गेन कर सकते हैं। यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस और इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आपकी जो किताबें हैं, पहली किताब है आपकी हिस्ट्री की, इंडिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड, यानी कि भारत और समकालीन विश्व, भाग 2। इसमें आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 20 मार्क्स का है। आपके प्रश्न पत्र होंगे और प्रश्न पत्र में प्रश्नों की जो पूर्णांक संख्या होगी वो होगी 20 मार्क्स की। चैप्टर इंक्लूडेड है नेशनलिज्म इन इंडिया। इससे आपसे पूछे जाएंगे अराउंड 10 मार्क्स के क्वेश्चन, यानी लगभग 10 नंबरों के सवाल। नेशनलिज्म इन यूरोप, इसमें पूछा जाएगा आपको अराउंड 8 मार्क्स के क्वेश्चन। अगला है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी भूगोल को कहा जाता है और इसके किताब का नाम है कंटेम्पररी इंडिया, भाग 2। इसमें कई अध्याय हैं जिनमें मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से हैं। पहला वाटर रिसोर्सेस, यानी कि जल संसाधन, जिससे आपको 5 नंबर के क्वेश्चन दिए जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जिससे आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। लाइफ लाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, इससे आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत कई अध्याय आपके अनिवार्य हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अनिवार्य जो चैप्टर है जिससे आपके क्वेश्चन होने वाले हैं, जो आपको अच्छे मार्क्स दिलाएंगे,
वो पहला है पावर शेयरिंग यानी सत्ता की साझेदारी, और दूसरा है पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां, जिसमें आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन दिए जाएंगे। और इसकी किताब का नाम है डेमोक्रेटिकल पॉलिटिक्स भाग 2। हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र में भी आपके चैप्टर्स के जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस प्रकार से होने वाले हैं। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो आपको 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यहाँ पर मैं आपको एक एक करके सभी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ आगे के वीडियोस में, लेकिन यहाँ पर मैं इंट्रोडक्शन दे के जाऊंगी आपको। मनी एंड क्रेडिट, जिसको हम मुद्रा और साख कहते हैं, इससे आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, जिससे आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपके इकोनॉमिक्स की बुक से होने वाला है, जो कि अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के नाम से आपने पढ़ी है। अब हम, जैसा कि मैं बता चुकी हूं कि हम इन पर चर्चा करेंगे कि कौन सी चैप्टर कितनी महत्वता रखता है। इतिहास का वर्गीकरण 3 कालखंडों में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास में किया गया है। कक्षा 10वीं में आपकी जो किताब है उसमें आपको आधुनिक इतिहास के अंतर्गत भारत में राष्ट्रवाद और यूरोप में राष्ट्रवाद को पढ़ना है। और ये अध्याय आपके इतिहास की किताब के लिए, इतिहास की किताब का सीबीएसई बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इससे जो भी मार्क वेटेज हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। अगली बारी आती है आपको ये जानने की कि ज्योग्राफी के अंतर्गत ये जो 3 चैप्टर्स आपको दिखाए गए हैं, जिनके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे शो किया हुआ है। वाटर रिसोर्सेज, जिसको कि हम जल संसाधन के नाम से जानते हैं। मैं यहाँ पे संसाधनों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। वे समस्त वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, उन्हें संसाधन कहा जाता है। और उनमें से संसाधनों का वर्गीकरण उनकी उपलब्धता और उनकी निर्माण विधि के आधार पर किया जाता है। तो अगर हम जल की बात करते हैं तो जल जो है वो एक सीमित संसाधन है, और हम इसे सतत पोषणीय व्यवस्था के लिए कंटिन्यूटी के साथ चाहते हैं कि हमारे आगे की जनरेशन के लिए ये पूरी तरीके से प्राप्त रहे। तो इससे संबंधित बहुत ढेर सारी क्यूरीज जो है वो आपको चैप्टर्स में होंगी, जो मैं आपके आगे के वीडियोस में क्लियर करूंगी। फिलहाल यहाँ पे ये जान लीजिए कि जल संसाधन आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कहीं कहीं पे आपने इसके बारे में बहुत सी जानकारी साइंस के चैप्टर्स में भी पढ़ा होगा, यानी विज्ञान की शाखाओं में भी पढ़ा होगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जो इंक्लूडेड है आपके साइंस से भी, और इससे आपको बहुत सारी जानकारियां आगे की तरफ प्रोसीड करती हूँ। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, यानी कि इंडस्ट्रीज का मतलब उद्योग होता है और मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है विनिर्माण या निर्माण करने की विधि। तो अगर हम बात क्षेत्रकों की करते हैं, यानी प्रोड्यूसर्स की करते हैं या फर्स्ट कंज्यूमर्स की करते हैं, उपभोक्ताओं की करते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि कई ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो विनिर्माण का कार्य करती हैं, यानी रॉ मटेरियल्स के द्वारा उसको मॉडिफाई करके नए नए चीजों का निर्माण करती है, जो हमें अलग अलग तरीके के भौतिक संसाधनों के रूप में प्राप्त होते हैं, और उनका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं। आगे है लाइफलाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत सरकार के अंतर्गत कई ऐसे विभाग हैं जिससे हमारी अर्थव्यवस्था जनरेट की जाती है, और भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को कंटिन्यूटी प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था उन्हीं चीजों पर आधारित होती है। तो ज्योग्राफी में इतना, वाटर रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, लाइफ लाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, जिसमें कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपका 5, 6 एंड 3 मार्क्स का है। नेक्स्ट आपका पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हम पावर शेयरिंग की बात कर रहे हैं, यानी सत्ता के साझेदारी की बात कर रहे हैं। सत्ता के साझेदारी कहने का मतलब यह है कि आप अगर अपने भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पीछे के अध्यायों में या पीछे के उपभागों में, जो कि आपने कक्षा 6ठी से स्टार्ट किया है पढ़ना, आपने इन चीजों को सीखा होगा कि हमारी प्रशासनिक व्यवस्था एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, और इसके अंतर्गत प्रशासन में किसी भी एक के पास पूर्ण सत्ता न हो, इसलिए सत्ता का वर्गीकरण किया गया न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के आधार पर। लेकिन इस अध्याय में आप ये देखोगे कि वैश्विक स्तर पर यहाँ पे 2 देशों का उदाहरण दिया गया है, बेल्जियम और श्रीलंका का। उसमें सत्ता का विभाजन कैसे किया जाता है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं, जिस तरीके से आप कहते हो ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसका बहुमत होता है सरकार भी उसी की होती है।
और साथ में प्रोटेक्शन भी उन्हीं लोगों को मिलता है, वो अपने विकास का कार्यक्रम चला सकते हैं। इससे संबंधित बहुत ढेर सारी जानकारियां आपको जो है उस चैप्टर में दी गई हैं, जिससे रिगार्डेड क्वेश्चंस किए जाएंगे। ये चैप्टर काफी टिपिकल होने वाला है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस काफी ढेर सारे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है आपके पॉलिटिकल पार्टीज को जानने की, यानी कि हमारे देश में किस तरह की पार्टियां पाई जाती हैं। अब आपको पता है कि लोकतंत्र में चुनाव एक विशेष प्रक्रिया है। लोकतंत्र की पहचान होती है कि बिना चुनाव के कहीं पे भी लोकतंत्र का हो पाना संभव नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कई समस्याएं हैं, ऐसे कई क्यूरीज है, क्वेश्चंस है जो हमारे दिमाग में आते रहते हैं लोकतंत्र को लेकर, चुनाव को लेकर और भी अन्य चीजों को लेकर। तो चुनाव में भागीदारी किस प्रकार के लोग करते हैं, तो क्या वो पार्टियों का निर्माण करते हैं, उनमें से कौन सी पार्टी जो है वो केंद्र सरकार के लिए जितने भी पद होते हैं उनके लिए प्रत्याशी के तौर पर प्रतिनिधित्व निभाते हैं, या फिर राजकीय पार्टियों की बात कर ले तो यहाँ पर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों का आकलन किया गया है, उनके बीच में चर्चा की गई है और उससे आपको मिलते हैं यहाँ पर 5 मार्क्स। नेक्स्ट कंडीशन है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपके सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी की बात अगर हम करते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि अर्थव्यवस्था को यानी अर्थ को प्राप्त करने के लिए, अर्थशास्त्र का मतलब ही होता है अर्थ के रिगार्डेड हम किस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं, उनका आकलन करते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे इंडियन सेक्टर्स की बात की गई है, इकोनॉमिकल सेक्टर की, कि भारत में वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनके द्वारा भारत की इकोनॉमी को क्रिएट किया जाता है और साथ में भारत की अर्थव्यवस्था को सुचारू रखा जाता है ताकि भारत अपने विकास के कार्यक्रम को सुनिश्चितता के साथ चलाता रहे। नेक्स्ट कंडीशन है मनी एंड क्रेडिट। जैसा कि आपको पता है इस समय पूरा वर्ल्ड ही नहीं इंडिया भी डिजिटल हो रहा है, यानी कोई भी अपनी सतर्कता के लिए अपने नोटों को, मुद्रा को अपनी जेब के अंदर लेकर नहीं घूमता। तो हमारे बीच में समन्वय बनाने के लिए, अर्थव्यवस्था को कंटिन्यूटी प्रोवाइड करने के लिए अगर हम बात बैंकिंग सिस्टम की करते हैं तो ये एक बहुत ही अनिवार्य कड़ी है। बच्चे से बच्चों का जब भी स्कूल में दाखिला करवाया जाता है, खास करके अगर हम सरकारी स्कूल की बात करते हैं तो उनका बैंक अकाउंट मैनेज किया जाता है। उनको ये सिखाया जाता है कि आप डेबिट और क्रेडिट कैसे करते हो, किस प्रकार से अगर आप किसी भी नए कार्य की शुरुआत करने वाले हो तो आपको लोनिंग कैसे करवाई जाएगी ताकि आप अपने आप को आत्मनिर्भर बना सको। तो इससे संबंधित जानकारियां मनी एंड क्रेडिट में यानी कि मुद्रण और साख में दी गई है और इसके रिगार्डेड जो मार्क्स होने वाले हैं वो है आपके 6 मार्क्स के। नेक्स्ट कंडीशन है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडिया इकोनॉमी। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें बता के चल रही हूँ। ग्लोबलाइजेशन का मतलब वैश्वीकरण होता है और वैश्वीकरण कहने का तात्पर्य ये होता है कि पूरे विश्व में चाहे वो व्यापार का रूप हो, चाहे वो सुरक्षा की व्यवस्था हो, चाहे वो किसी भी तरह की प्रशासनिक मुद्दे की बात हो, चाहे मानवाधिकार की बात हो, वहां पे वैश्विक मत बहुत मायने रखता है। हम पहले से जानते हैं कि भारत काफी लंबे समय से यात्रियों का एक आकर्षण केंद्र रहा है, जिज्ञासाओं का एक आकर्षण केंद्र रहा है। आपने पढ़ा भी होगा कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। तो यहाँ पर आपके अगली कक्षाओं के लिए एक टर्निंग पॉइंट बनाया गया है आपको वैश्विक स्तर की संरचना बताने के लिए, ताकि आप आगे के क्लासेस में अपने अध्यायों को कंटिन्यू रख सको। तो ये जितना ही टिपिकल, जितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है उतना ही इंटरेस्टेड भी है और इससे आपको मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं 5 मार्क्स के। ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये 11th 12th के लिए बेस्ट चैप्टर है। अगर आप इसे प्रिपेयर्ड करके चलते हो, इन सभी चैप्टर्स को प्रिपेयर्ड करके चलते हो तो आपको 11th और 12th काफी इजी हो जाने वाली। लेकिन फिलहाल हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई के 10th में, सीबीएसई 10th के लिए जो क्वेश्चन पेपर के पैटर्न है उनको लेकर है। मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताया है, साथ में मैपिंग भी यहाँ पे बता के चली हूँ। आपके अध्याय से मैपिंग जो है वो ज्योग्राफी को लेकर, हिस्ट्री को लेकर और पॉलिटिकल साइंस को लेकर होने वाली है। इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कितने मार्क्स दिए जाने वाले हैं, किस चैप्टर से दिए जाने वाले हैं, उनमें 2 या 3 मार्क्स आपने ऐड करते समय कम देखा होगा। जितने भी मार्क्स कम हैं उतने मार्क्स की ही मैपिंग जो है वो आपको आपके क्वेश्चन पेपर में दिया जाता है। और मैपिंग एक ऐसा प्रोसीजर होता है कि आप थोड़े से अध्ययन के बाद इसमें अच्छे खासे मार्क्स अटेम्प्ट कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। इसी तरह की और भी जानकारियों के लिए आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपसे ये सारी जानकारियां किसी भी तरीके से मिस ना हो जाए या फिर आपसे छूट ना जाए।
आगे इसी तरह की और भी जानकारियां एसएसटी को लेकर हम आप तक पहुंचाने के लिए तत्पर हैं। आप जो भी क्यूरीज है, किसी भी तरह की समस्या है अध्यायों को लेकर, प्रश्नों को लेकर या फिर क्वेश्चन के पैटर्न को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कृपया कमेंट करें ताकि हम ये जान सके कि आप किस तरह की समस्याओं को फेस कर रहे हो। आखिरी में बोर्ड के एग्जामिनेशन की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं तारा भारती, धन्यवाद।